हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करूँगा आप बहुत अच्छे से होंगे। आज का जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज द ग्रेविटेशन। ठीक है, क्लास 11th की फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर है ग्रेविटेशन। क्या होता है इसके बारे में हम पूरी एंटायर स्टडी करने वाले हैं। हर एक एक पॉइंट को हम लोग अच्छे से देखने वाले हैं। ठीक है, पर बिफोर स्टार्टिंग हम छोटी सी बात कर लेते हैं कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। जब आप क्लास 12th में जाते हैं तो वहां पर आप फर्स्ट यूनिट जब आप पढ़ते हैं दैट इज इलेक्ट्रोस्टेट, तो उसके अंदर जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, वहां पर जब आप फोर्सेस की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीजें रिलेवेंट होती हैं आपका यहां से। तो अगर हम लोगों को ग्रेविटेशन बहुत अच्छे से आ जाएगा तो हमें वहां पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लीज फोकस करें, अच्छे से समझें। कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर उस टॉपिक के बारे में लिखें, उसके लिए मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल सा लॉजिक हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि आपने जैसे फोर्सेस देखे होंगे, फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, इसके बारे में हम आगे वीडियो में डिस्कस भी करने वाले हैं आने वाली क्लास के अंदर, आने वाले टॉपिक के अंदर। तो इसके ऊपर पूरा डिस्कस हम करेंगे, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको समझा देता हूँ। ये जैसे आपने देखा होगा कि अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे एक कॉइन मेरे हाथ में है, अगर इस कॉइन के ऊपर मैं यहाँ पे रख के और मैं ये कहूँ कि इस कॉइन को मुझे यहाँ पहुंचाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे पुश करना पड़ेगा इस तरफ डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मुझे क्या करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा। और अगर मुझे इस कॉइन को मेरी तरफ लेके आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से इस कॉइन को मेरी तरफ पुल करना पड़ेगा इधर की तरफ। क्लियर और नॉट। लेकिन अगर क्या हो, मैं इस कॉइन को एक सर्टेन हाइट से छोड़ दूं, तो अगर मैंने यहां से छोड़ दिया इस तरीके से, तो ये कॉइन नीचे की तरफ गिरा नीचे, पर मैंने यहां से न तो पुश किया न पुल किया, केवल क्या किया, मैंने यहां से फ्रीली ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो जब मैंने इसको यहां से छोड़ा तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि यार इस पे ऐसा कौन सा फोर्स लगा जो इसको नीचे की तरफ खींच रहा है। समझ में आया ना। ऐसे बहुत सारे फिनोमिनाज होते हैं कि आखिर ऐसा क्या होता है कि जो नीचे की तरफ इस चीज को खींचता है। आप किसी भी बॉल को ऊपर फेंकते हैं, वो इनडायरेक्टली नीचे आती है। किसी भी कंडीशन में आप देखें तो सारी चीजें कहां आ जाती हैं, अर्थ की तरफ, नीचे की तरफ। तो हमें इसी चीज को पढ़ना कि आखिर ये फोर्स जो है ना वो कौन सा फोर्स है। इट्स अ ग्रेविटेशन फोर्स, हमने इसका नाम दिया और इसी के ऊपर हमें पूरा डिस्कस करना है कि भाई हमने बिना किसी कांटेक्ट के इसको नीचे की तरफ ड्रॉप किया और ये नीचे की तरफ आया है। क्लियर। तो ये पूरा डिटेल स्टडी हमें करना है। हम बहुत सारे अच्छे न्यूमेरिकल्स हम देखने वाले हैं। तो मैं पहला वीडियो जो होगा आपका वो कॉन्सेप्चुअल होगा, फिर न्यूमेरिकल। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस चलते जाएंगे जिसमें कुछ न्यूमेरिकल्स बीच में आएंगे, हम न्यूमेरिकल्स को भी देखते हुए चलेंगे। अच्छे टाइप के न्यूमेरिकल्स होंगे, सो आपसे रिक्वेस्ट है आप फोकस जरूर करें। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट ये रहा हमारा चैप्टर दैट इज ग्रेविटेशन। ओके, सो व्हाट काइंड ऑफ टॉपिक वी हैव टू कवर इन दिस चैप्टर, दैट इज Newton's law of gravitation, gravitational field, acceleration due to gravity, gravitational potential energy, satellite and Kepler's law। तो ये टॉपिक तो वो सारे हैं जो हमें कवर करने हैं, ठीक है। बट इन दिस लेक्चर विल स्टडी ओनली दिस वन टॉपिक दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस लेक्चर के अंदर हम लोग जो मेजरली बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर, वो सबसे पहले तो इस लॉ को हम लोग समझेंगे थोड़ा सा, इसी लॉ के वेक्टर फॉर्म को हम देखेंगे। देन आफ्टर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इस लॉ की, एंड एट लास्ट हम लोग देखेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये मेजरली हमें 2 से 3 टॉपिक हमें कवर करने हैं। आपको अगर याद हो तो थोड़ा बहुत आपने क्लास 9th के अंदर भी इस चैप्टर को थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम इस चैप्टर में आएगी नहीं। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द इंट्रोडक्शन पार्ट। तो सबसे पहले मैं अगर आपसे कहूं कि अगर आपको याद हो फोर्सेस के बारे में, सो वी हैव अ 4 फंडामेंटल फोर्सेस। फर्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड नेक्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये 4 टाइप के आपके फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। अब आप जो फ्रिक्शन फोर्स पढ़ते हैं, उसके अलावा आप जो नॉर्मल फोर्स पढ़ते हैं, ठीक है, ऐसा और भी जितने भी फोर्सेस आप पढ़ते हैं, वो सारे के सारे फोर्सेस इन्हीं 4 फोर्सेस के अंदर काउंट होते हैं। इनमें आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये फोर्सेस के बारे में आप क्लास 12th में स्टडी करते हैं, और आप 11th में जो पढ़ते हैं वो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स, मेजरली इसी के ऊपर बात होती है, दैट इज GF ओनली। तो अब देखिए, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा समझते हैं कि आखिर ये ग्रेविटेशन होता क्या है। तो देखिए, फोर्सेस में अगर अपन और कैटेगरी करें तो 2 टाइप की कैटेगरी हम और कर सकते हैं, दैट इज कॉन्टैक्ट फोर्स और एक हो जाएगा आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है,
कॉन्टेक्ट फोर्स किसे बोलेंगे? जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करना पड़ेगा और यानी कांटेक्ट में आना पड़ेगा उस बॉडी के, और उसके ऊपर आपको वो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। जबकि नॉन कांटेक्ट फोर्स के अंदर हम बोल सकते हैं दैट इज फील्ड फोर्स, यानी इसमें आपको बॉडी को टच करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, यहां पर ये कार्टून इस बॉडी को पुश कर रहा है, यहां पर देखो तो इसे इस बॉडी को टच करना पड़ रहा है, इसे ये पुल कर रहा है यहां पर, तो इसे इस बॉडी को टच करना पड़ रहा है। ये दोनों ही फोर्सेस जो आप देख रहे हैं, जिसमें आप एक में आपको पुश और एक में आपको पुल करना पड़ रहा है, ये दोनों ही फोर्सेस आपके कॉन्टेक्ट फोर्सेस हैं। क्लियर और नॉट? बट इफ यू टॉक अबाउट दिस वन, तो ये जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है एप्पल गिरते हुए, तो अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे और अगर आपके हाथ में कोई भी पेन या कुछ भी अगर है, आप उस पेन को जनरली ड्रॉप कर दीजिए, तो वो पेन जो होगा वो इस सरफेस पे सीधा इस तरीके से ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा जैसे ये एप्पल गिर रही है। क्लियर और नॉट? तो अब यहां अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो आपको यहां पर कोई भी कॉन्टेक्ट फोर्स अप्लाई होता हुआ दिखाई नहीं देता है। मतलब आपको यहां पे किसी को ऐसे बार बार कंटिन्यू छूकर या टच होकर इसे लाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने बस यहां से थोड़ा सा इस एप्पल को यहां से छोड़ा और ये एप्पल सीधे नीचे आ जाएगी। सो विदाउट एनी कॉन्टेक्ट ये एप्पल नीचे गिर रही है। हम इसको सिंपल बोल सकते हैं नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, और यहां पर एक वर्ड और यूज करते हैं, फील्ड फोर्सेस। बहुत अच्छा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, देखिए रियल लाइफ एग्जांपल अगर आप इसका लेना चाहते हैं तो पहला एग्जांपल तो यही हो जाएगा, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने हाथ से ड्रॉप कर दीजिए, देखिए वो किधर जाता है, दैट इज फील्ड फोर्स या नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। अब फील्ड फोर्स क्यों बोल रहा हूं? मतलब कि यहां पर कोई न कोई एक ऐसा सरफेस है, ऐसा जिसके चारों तरफ कोई न कोई एक फील्ड लगा हुआ है, ऐसा। क्लियर और नॉट? हम यहां पर जाके पढ़ेंगे ये फील्ड कौन सा है। इस फील्ड के अंदर जब कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो ये पहला वाला जो ऑब्जेक्ट है ए वाला, इस ऑब्जेक्ट यानी कि जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट होगा बी, उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। क्लियर और नॉट? तो इस फील्ड में एंटर होने के बाद इस चीज को या इस ऑब्जेक्ट को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ना, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये एक फील्ड फोर्स हो जाता है, क्योंकि फील्ड में आने के बाद ऐसी चीज हुई है। दूसरा एग्जाम्पल अगर आप और समझें अच्छा सा, तो दो मैग्नेट लेके बड़ी आप समझ सकते हैं, दो मैग्नेट के थ्रू सॉरी। तो एक मैग्नेट आपने ली है जिसमें नॉर्थ पोल, एक मैग्नेट और लीजिए जिसमें इधर नॉर्थ पोल लीजिए, देखिए आपको कैसा फील होता है। इन दोनों के बीच में एक रिपल्शन फोर्स फील होता है। क्लियर और नॉट? तो यानी कि आपने इसको टच नहीं किया, बट फिर भी ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे से स्टिक नहीं होना चाहती हैं, ये रिपेल कर रही है एक दूसरे को। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई न कोई एक ऐसा फोर्स काम कर रहा है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। दिस इज कॉल्ड योर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स। क्लियर? जो आप 12th में पढ़ते हैं। समझ में आया ना? तो ये इस टाइप के कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू आप समझ सकते हैं कि हम लोग किस टाइप के फोर्सेस की बात करने वाले हैं। तो जनरली हम यहां पर इस चैप्टर में इसकी बात करेंगे, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ स्टूडेंट, लेट्स मूव टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। काफी इजी कॉन्सेप्ट है इसका, वैसे भी 9th में काफी हद तक तो आप पढ़ के आ चुके हैं। अब इसके अंदर जब वेक्टर फॉर्म आ जाएगी ना, तो ये आपका थोड़ा सा 11th का टॉपिक हो जाएगा। ठीक है? तो कुछ बेसिक चीजें तो जल्दी से आप लोग उसे समझ लीजिए। क्या है कि जब आपके पास दो ऑब्जेक्ट रहे हैं, दैट इज एक ऑब्जेक्ट का नाम मैं दे देता हूं m1, क्योंकि इसका मैंने मान लिया कि मास ही m1 है, तो उसी के बेसिस पे इसका नाम दे दिया मैंने m1। अनदर ऑब्जेक्ट दैट इज m2 और विच हैज अ मास m2। ठीक है? मास को ही मैंने m1 और m2 बोल दिया है। एंड दिस बोथ ऑब्जेक्ट्स आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस r। एक डिस्टेंस r से इन दोनों को सेपरेट किया है मैंने। ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है और ये वाला ऑब्जेक्ट इसके ऊपर भी एक फोर्स अप्लाई कर रहा है। ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर और नॉट? तो अब ये जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, उसी की कैलकुलेशन के लिए आपने न्यूटन ने एक लॉ दिया था, दैट इज कॉल्ड योर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक, अब देखिए क्या था इसके अकॉर्डिंग, एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल विथ अ फोर्स। दुनिया का कोई भी पार्टिकल जो होगा इसका, इस यूनिवर्स में कोई भी पार्टिकल, इवन मैं हूं, आप हो, या कोई भी, जो आपके हाथ में पेन है या मेरे पास जो मोबाइल पड़ा हुआ है, तो ये जितनी भी चीजें एक दूसरे के ऊपर जो है वो फोर्स अप्लाई करती हैं, दैट इज अट्रैक्शन फोर्स। क्लियर? ये जो फोर्स होता है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब जैसे मैंने इसका मास बोल दिया है m1, इसका मास मैंने बोला है m2, तो इन दोनों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्लियर फर्स्ट पॉइंट? ठीक। सेकेंड,
and inversely proportional to the square of the distance between them. यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज r, तो इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, दैट इज f इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस डिस्टेंस. क्लियर और नॉट? जब इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिखोगे तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं f इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. When you remove this proportionality constant, you will get a new constant here, that is capital G. ठीक? और what is the value and what is the meaning, what is the name of this constant is, that is universal gravitational constant. ये जो G है इसका नाम मैंने रखा है universal gravitational constant. universal का मतलब क्या है कि ये अर्थ जो है इस अर्थ के अंदर लो या इस अर्थ के बाहर की तरफ ये सोलर प्लेनेट ले लो, चाहे ये पूरी गैलेक्सी ले लो या फिर ये स्क्रीन पे दिखने वाला पूरा यूनिवर्स ले लीजिए, कहीं पर भी जाइए, चाहे आप एयर में रहें, चाहे वैक्यूम में रहें, चाहे वाटर में रहें, कहीं पर भी जाइए, इस कांस्टेंट इस जी की वैल्यू कैन नेवर बी चेंज्ड. इस जी की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी. इस पॉइंट को याद रखें. समझ में आया? What will be the value of this G? This value of G is 6.67 into 10 to the power minus 11. When you find the unit of this G, that is G is equals to R square को इस F से multiply करेंगे तो F into R square divided by M1 and M2. F की यूनिट कितनी होती है? न्यूटन. R की यूनिट क्या होती है? मीटर. और स्क्वायर है तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय M1 की यूनिट मास. मास की यूनिट क्या होती है? kg इंटू kg. तो ये हो जाएगा आपका kg स्क्वायर. ये आपकी क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी ऑफ दिस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड दिस इज द यूनिवर्सल. ये आपकी जो यूनिट थी वो एक ऐसा यूनिट थी. इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस यूनिट इन CGS तो आप लिख सकते हैं 6.67 इंटू 10 टू द पावर 8 डायन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम माइनस 2. क्लियर? अब कुछ नहीं किया है. न्यूटन का जो CGS में क्या होती है? डायन होती है यूनिट, एंड मीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और केजी का ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा. दिस इज यूनिट इन CGS. बट हमारे काम की जो यूनिट है वो आपकी ये रही, ऐसा यूनिट जो सबसे ज्यादा यूजफुल होगी. एंड दिस इज द डायमेंशन ऑफ दिस जी का जो डायमेंशन है चैप्टर फर्स्ट यूनिट एंड डायमेंशन में आप निकाल चुके हैं, तो अच्छे से आपको पता होना चाहिए. आप लर्निंग के लिए मैंने यहां पर लिख दिया है आपके लिए. क्लियर? चलिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं कि न्यूटन साहब ने आपका जो ये लो दिया था दैट इज F इज इक्वल्स टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और ये जो G की वैल्यू हमने यहां लिखी है ये वैल्यू न्यूटन ने नहीं दी थी. दिस वैल्यू वाज गिवन बाय, अगर आप याद रखें, डोंट फॉरगेट दिस पॉइंट, वैल्यू ऑफ G वाज गिवन बाय द हेनरी कैवेंडिश. कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसके थ्रू हेनरी कैवेंडिश ने 1798 के अंदर इस G की वैल्यू को दिया था. क्लियर? ओके. देखिए सेकेंड पॉइंट इज दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स. ये जो दोनों पार्टिकल हैं, इन दोनों पार्टिकल को ज्वाइन करने के टाइम पे जो ये लाइन होती है ना, ये वाली लाइन, ठीक है, तो ये जो ज्वाइनिंग लाइन होती है तो ये जो फोर्स होता है वो इसी लाइन पर एक्ट करता है. मतलब ये फोर्स आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई मैं इस फोर्स को ऐसे लगा दूं इस तरीके से, ये आपका फोर्स हो जाएगा और ये आपका फोर्स हो जाएगा. ऐसा नहीं है. ये जो आपकी ज्वाइनिंग लाइन होगी इसी के ऊपर ये फोर्स वर्क करेगा. ठीक है, इस वजह से हम इसे एक सेंट्रल फोर्स के नाम से भी जानते हैं. वैसे आप हायर क्लासेस में जाओगे तो सेंट्रल फोर्सेस के नाम से एक एंटायर चैप्टर की स्टडी करोगे, लेकिन यहां पर हम लोग सिंपल केवल इतना ही समझ सकते हैं और अपने लिए इतना ही इनफ है टिल 12th. क्या कि बोले जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट जिनके बीच में एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर दीजिए तो ये जो ज्वाइनिंग लाइन होती है, जो ये फोर्सेस होते हैं इस लाइन के ऊपर ही एप्लीकेबल होते हैं. दिस इज कॉल्ड योर सेंट्रल फोर्सेस. ठीक है, सो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा. अच्छा, एक चीज और, कन्वेंशनली एक पॉइंट को और याद रखें कि वैसे तो ये जो पॉइंट्स होते हैं आपके बहुत छोटे रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी कभी आप इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कभी डिस्टेंस अगर आप लेते हैं तो ये डिस्टेंस जो होती है ना बेटा, ये जो आर आप लेते हैं, यू हैव टू टेक दिस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी. बिल्कुल उसकी सेंट्रलाइज से लेते हुए आपको ये डिस्टेंस लेनी होती है. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे जो आप लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़े हैं. ठीक, अगर कोई भी पॉइंट ऐसा जो समझ में नहीं आए आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें. सो नेक्स्ट टाइम हम इस चीज को डिस्कस करेंगे. चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा सा. दैट इज वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्सेस.
थोड़ा सा बच्चा इस पॉइंट के ऊपर थोड़ा फोकस करना, क्योंकि ये एंटायर न्यू चैप्टर है, और सॉरी आई मीन टू से न्यू टॉपिक है। एंड दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको ये लग सकता है, ठीक है। मैं इसमें जितने भी कन्वेंशनल मेथड है वो सारे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कि वेक्टर फॉर्म में किस किस तरीके से इस लॉ को लिखा जा सकता है। आप प्लीज थोड़ा फोकस करें, समझें इस चीज को। ये एज इट इज टॉपिक आपका एंटायर 12th में फिर से रिपीट होता है, तो आपको वहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ नोटिफिकेशंस होंगे, वो नोटिफिकेशंस मैंने जो अपना सीबीएसई वाली जो बुक है एनसीईआरटी उसी के बेसिस पे लिया हुआ है, तो आपको ये समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका वेक्टर फॉर्म क्या है, मतलब डायरेक्शन के बेसिस पे हम इसको कैसा लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं जो पॉइंट समझा रहा हूं उसको ध्यान से देखना है और समझना है। जैसे देखिए मैंने कहा कि वी हैव टू बॉडीज, body number 1 and body 2. The mass of the first body is m1 and the mass of the second body is m2 and the distance between both of them is r. r इनके बीच का डिस्टेंस है, ठीक। अब सबसे पहले जो नोटिफिकेशंस लिखते हैं इनको रीड कैसे किया जाए, ये जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है तो उनको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। देखो अगर मैंने कहीं पर भी लिखा है जैसे f, ठीक है, ये f लिखा है और यहां एक नंबर लिखा हुआ है जैसे 1 and 2, 1 लिखा है और पीछे 2 लिखा है, इसको कैसे रीड आउट करेंगे, देखिए ध्यान से। जो पहले वाली डिजिट लिखी है इसका मतलब होता है ऑन, मतलब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है, और जो पीछे लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में दैट इज बाय। क्लियर, मतलब आपका जो फोर्स लग रहा है वो फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट पे लग रहा है सेकंड वाले ऑब्जेक्ट की वजह से। क्लियर और नॉट। जैसे देखिए मैंने कहा ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक, और एक ऑब्जेक्ट ये रहा, और मैंने कहा कि इसका नाम मैंने 1 दे दिया और इसका नाम मैंने 2 दे दिया। क्लियर, ये ऑब्जेक्ट इस वाले के ऊपर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई कर रहा होगा और ये वाला ऑब्जेक्ट भी इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, ठीक। मैंने बोला कि ये वाला ऑब्जेक्ट इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो कितना कर रहा है, तो मैंने कहा देखो ये वाला ऑब्जेक्ट कर रहा है, तो मैंने कहा ये वाला ऑब्जेक्ट इस पर लगा रहा है, इस पर, किस पे लगा रहा है, सेकंड बॉडी पे लगा रहा है, तो मैं बोलूंगा फोर्स ऑन सेकंड बॉडी, 2 पहले लिखूंगा, सेकंड बॉडी किसके थ्रू लग रहा है, फर्स्ट वाली बॉडी के थ्रू, तो ये हो जाएगा F21, ठीक। मैंने कहा चलो इसको रिवर्स करते हैं, अब इस बार फोर्स इस पे लगाते हैं, तो मैंने कहा देखो इसको लिखूंगा मैं F, किस पे लग रहा है, फर्स्ट बॉडी पे, ऑन फर्स्ट, किसके थ्रू लग रहा है, सेकंड बॉडी की वजह से, बाई सेकंड, ऐसा लिखा जाएगा। क्लियर और नॉट। अब बहुत सारी जगह पे सीधा डायरेक्ट F1 F2 ऐसा करते हैं, बट हम एनसीईआरटी बेस चल रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज का। और ये अगेन मैंने जैसा कहा था बहुत जगह पे रिपीट होता है, तो आपको घबराना नहीं है, बस थोड़ा सा याद करते चलिए इसे। सो F12 और F21 का नोटिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब चलते हैं डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की बात करते हैं। यहां पर जब लिखा हुआ है R12, तो 1 का मतलब होता है टुवर्ड्स, या सिंपल आप बोल सकते हैं 2, एंड पीछे जो लिखा हुआ है इसका मतलब हम बोल सकते हैं दैट इज फ्रॉम, ठीक है। ये आगे पीछे हो सकता है, कहीं पर किसी बुक में इसको 2 बोला जाए और इसको फर्स्ट वाले डिजिट को फ्रॉम भी बोला जा सकता है, ठीक है, बट हम एनसीईआरटी बेस चल रहे हैं तो थोड़ा ध्यान देना। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, R12 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं सेकंड से चल रहा हूं, किसकी तरफ, टुवर्ड्स दी फर्स्ट की तरफ चल रहा हूं। तो चलिए अब हम इस चीज को समझते हैं अच्छे से, ठीक। तो मैंने कहा कि फोर्स लग रहा है ऑन 2 बाई 1 की वजह से सेकंड वाले पे फोर्स लग रहा है, तो अब ये ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, टुवर्ड्स 1 फ्रॉम 2, यानी यहां से इधर की तरफ जाएगा। समझ में आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, वापस सुनना एक बार फिर से। इसकी वजह से ये जो मैंने इस कलर में जो आपका फोर्स लिखा है वो इसकी वजह से लग रहा है, और जो ग्रीन में लिखा हुआ है वो मेरा इसकी वजह से लग रहा है, ठीक। और ये जो डिस्टेंस है वो इसकी वजह से है, मतलब ये ऑब्जेक्ट इस तरफ जाएगा टुवर्ड्स 1 फ्रॉम 2, सेकेंड पोजिशन से फर्स्ट की तरफ जाएगा, ठीक। ये नोटिफिकेशन समझा हमने। अब कुछ नहीं, अब तो बहुत सिंपल है। देखिए क्या, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि किस तरीके से हम इनको निकालते हैं वेक्टर फॉर्म में। तो एक पॉइंट मैंने यहां लिखा नहीं, मैं आपके लिए लिख देता हूं कि किसी भी क्वांटिटी को आप लिख सकते हैं इसमें कि whenever you want to convert any quantity into vector form, whenever you want to convert any quantity into vector form, just multiply that quantity by unit vector.
अगर आप किसी भी क्वांटिटी को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी एंटायर क्वांटिटी वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इस पॉइंट को याद रखिए, ठीक। तो मैंने क्या किया, F21 लिखा हुआ है। F21 मतलब सेकंड पर फोर्स लग रहा है फर्स्ट की वजह से, सेकंड पे फोर्स लग रहा है फर्स्ट की वजह से। कितना, ये रहा मैग्नीट्यूड Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर। और अब यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, तो यूनिट वेक्टर से किससे, बोले देखो अब ये आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो फर्स्ट की तरफ जाएगा, सेकंड से जाएगा, तो ये वाली डिस्प्लेसमेंट ली जाएगी, दैट इज r12 कैफ। समझ में आया। इस तरीके से आपका फर्स्ट वाले का फोर्स आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड वाले के लिए भी निकाल सकते हैं, यानी कि इसकी वजह से इस पे कितना फोर्स लगेगा, F12। क्लियर। ये रहा आपका मैग्नीट्यूड और R21, ठीक है। 21 मतलब टूवर्ड्स 2 फ्रॉम 1, 1 से 2 की तरफ आपका ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो ये जो आपने वेक्टर फॉर्म लिखा है ये है इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की फॉर्म में आप ऐसा लिख सकते हैं। ये पहला मेथड हो गया आपका। सेकंड मेथड की अपन बात करते हैं। योर यूनिट वेक्टर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस वन, दैट इज फुल वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड। कंप्लीट वेक्टर को अगर आप मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका यूनिट वेक्टर बन जाएगा। मतलब मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपल इस यूनिट वेक्टर को हटाना है यहां से। मुझे क्या करना है, इस फॉर्मूले को जो कि यूनिट वेक्टर के टर्म में था इसे फुल वेक्टर के टर्म में लिखना है। तो आई हैव टू रिमूव दिस यूनिट वेक्टर बाय दिस वन। तो मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल इस क्वांटिटी को हटाया। अब R12 था तो यहां पे कुछ नहीं किया, देखो ये फुल वेक्टर हो जाएगा, तो R12 का फुल वेक्टर डिवाइडेड बाय R12 मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट मैग्नीट्यूड है, इसको मैं सिंपल R भी बोल दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अब मैंने क्या किया, Gm1 m2 तो ये रहा एज इट इज, ये रहा। अब R स्क्वायर आ रहा नीचे और ये रहा R12, इसको मैं सिंपल R बोलूंगा तब भी एक ही बात है क्योंकि दिस इज द मैग्नीट्यूड। तो R स्क्वायर इंटू R कितना हो जाएगा, R क्यूब मल्टीप्लाई, और यहां पर R12 फुल वेक्टर था वो एज इट इज फुल वेक्टर है। सिमिलरली अगर सेकंड बॉडी के लिए फोर्स कैलकुलेट कर रहे तो ये रहा आपका दूसरी बॉडी के लिए। क्लियर। तो फर्स्ट हो जाएगा इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर, सेकंड हो जाएगा इन टर्म ऑफ फुल वेक्टर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, यानी तीसरा मेथड हम लोग सीखेंगे इसमें। तो ये रहा आपका इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर। समझते हैं इसे। देखिए मैंने एक कार्टेशियन प्लेन लिया है, ये x और y आपका एक कार्टेशियन प्लेन हो जाएगा, एंड देयर आर टू पार्टिकल्स, पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 2। डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द पार्टिकल 1 इज r1, मतलब मैं इसका बोल सकता हूं कि r1 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ m1 एंड r2 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ m2। अब इसके लिए मैं ऐसा कर सकता हूं ना, जैसे r1 इधर और r2 इस तरफ हो जाएगा। क्लियर यहां तक। अब देखिए मैंने कहा कि यहां पर जो फोर्स लग रहा है दैट इज F21। क्या मतलब होता है, इस फर्स्ट पार्टिकल की वजह से इस सेकंड पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा है, तो फोर्स ऑन सेकंड पार्टिकल फ्रॉम 1 या बाई 1 की वजह से इस पे कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज F21। और सेम इसी का रिवर्स क्या हो जाएगा, आपका F12 हो जाएगा। अब मैं आपको F21 निकालना सिखा रहा हूं, पोजीशन वेक्टर से कैसे, इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर हम कैसे कर सकते हैं, फिर आप इसका रिवर्स सिमिलरली रख सकते हैं। चलिए देखते हैं। मैंने कहा कि चलिए मान लेते हैं कि भाई हम लोग इसका डिस्टेंस ये, इसका डिस्टेंस ये। अब मैंने कहा भाई F21, क्या बोल रहा हूं मैं, F21 यानी फोर्स ऑन 2 बाई 1, इसकी वजह से कितना फोर्स लग रहा है। तो मैंने कहा अगर मैं कहूं कि इसकी वजह से फोर्स लगेगा तो ये पार्टिकल इस तरफ जाएगा। मैंने कहा चलो इसकी डायरेक्शन को मैं ऐसे मान लेता हूं, दैट इज R। अब क्या जा रहा है, ये 1 की तरफ जा रहा है, टूवर्ड्स 1 और फ्रॉम 2, इस तरीके से R12 हो जाएगा। ठीक। अब यहां पर आपने वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा ही है कि दिस डायरेक्शन प्लस दिस डायरेक्शन इज इक्वल्स टू दिस वन। तो मैं यहां कर सकता हूं सिंपल R12 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर, इन दोनों का सम हो जाएगा R1 वेक्टर के इक्वल। तो यानी कि R12 वेक्टर की जगह पे मैं लिख सकता हूं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब आपने प्रीवियसली ऊपर पढ़ा हुआ है, आपने ये देखो फुल वेक्टर की टर्म में निकाला हुआ है ना, यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा, ये देखिए ये फुल वेक्टर की टर्म में है। तो फुल वेक्टर में यहाँ पे R12 लिखा हुआ है, तो मैंने ये एज इट इज फुल वेक्टर की टर्म में R12 लिखा। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो R12 की जगह पे ये जो R12 था इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ R1 माइनस R2। तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ दैट इज F21 इज इक्वल्स टू G
m1 m2 डिवाइडेड बाई आर क्यूब इंटू, और यहाँ हो जाएगा r1 माइनस r2, और इस तरीके से ये हो जाएगा इसका पोजीशन वेक्टर। क्लियर। अब कहीं कहीं बुक में इस आर क्यूब की जगह पे r1 माइनस r2 फुल वेक्टर ऐसे देके मैग्नीट्यूड वाइज और ऐसे क्यूब भी किया हुआ जा सकता है, मतलब कर देते हैं वो लोग, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि दोनों एक ही चीज है। क्लियर। अब हम इसी का रिवर्स करते हैं। कैसे? अब हम फाइंड करते हैं फोर्स ऑन 1/2, यानी कि फर्स्ट पर इसकी वजह से, अगर फर्स्ट पर निकालना है इसकी वजह से तो ये पार्टिकल इधर आएगा, ठीक है ना, इस तरफ आएगा, तो मैं डायरेक्शन कैसे ले सकता हूं इसकी, r21 ऐसे हो जाएगी। तो यहां पर आप कर सकते हैं g m1 m2 अपॉन आर क्यूब, तो रहने दीजिए, ये हो जाएगा r21 इस तरीके से। अब r21 कैसे निकालना है, अब r21 कैसे हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा r21 प्लस r1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका r2, ठीक है। तो यहां हो जाएगा r21 इज इक्वल्स टू r2 माइनस r1 इस तरीके से। तो मैं इस वैल्यू को ऐसे लिख सकता हूं r12 इज इक्वल्स टू g m1 m2 डिवाइडेड बाई आर क्यूब इंटू r2 माइनस r1 इन पे वेक्टर, ठीक, इस तरीके से लिखा जा सकता है। दिस आर क्यूब कैन बी रिप्लेस्ड, मैंने कहा ना इस आर क्यूब की जगह पे आप एंटर ये वैल्यू भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर। आई होप आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक दो पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं, जो यहाँ पर मैंने कुछ पोजीशन वेक्टर के लिए और फोर्स के लिए लिखा हुआ है, ठीक है ना। देखो ऊपर की तरफ थोड़ा सा यहाँ देखते हैं, मैंने कहा था कि जब मैं r12 करता हूं यानी 1 की तरफ जाता हूं फ्रॉम 2, या मैं r21 करूं यानी कि मैं सेकंड की तरफ जा रहा हूं फ्रॉम फर्स्ट, ठीक, इन दोनों ही सिचुएशन में मैं ये कहूं कि लेट द डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम इज 2 मीटर। अगर मैं 2 मीटर कंसिडर करता हूं तो आप देखोगे कि यहां से यहां जाऊं चाहे यहां से यहां जाऊं, डिस्टेंस सेम है बट द डायरेक्शन इज अपोजिट। तो मैंने यहां पे लिखा हुआ है r12 is equals to r21 but the direction is opposite, so we use at here negative sign। जब मैं यहां नेगेटिव साइन यूज करता हूं तो आप यहां देख सकते हैं कि आपका जो फोर्स होगा वो भी आपका एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। भाई यहां पर r21 और r12 दोनों इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में है, नेगेटिव साइन यहां यूज हो रहा है। आप ऊपर की तरफ थोड़ा देखो तो यहां पर लिखा हुआ ना r12 r21, ठीक, तो यहां पर मैं क्या करूं, एक को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आपका फॉर्मूला इस तरीके से नेगेटिव साइन के साथ में भी आप लिख सकते हैं जब आप इन दोनों को क्या करें, इक्वल करें। ये आप चाहे तो यूनिट वेक्टर के साथ भी कर सकते हैं या इनके साथ भी कर सकते हैं। बहुत सारी बुक्स में ऑलरेडी वो नेगेटिव साइन के साथ में वो दे देते हैं, तो आप घबराएं नहीं, सभी सही है, ठीक है। तो ये आपको याद में रखना है। तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये दोनों के दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। क्लियर और नॉट। अब इसी के साथ में एक पॉइंट यहां पे मैंने लिखा हुआ है, डू नॉट फॉरगेट व्हाट, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अप्लाई करते हैं। इफ यू हैव टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, फर्स्ट इज 2 kg एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, सेकंड वन इज 15 kg मान लीजिए। तो यहां पे मैंने लिखा हुआ है कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करते हैं। जितना फोर्स ये 2 kg वाला इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स ये 15 kg वाला इस पे लगाएगा। लेकिन इन दोनों ऑब्जेक्ट में जो लाइट ऑब्जेक्ट होगा, जो हल्का वाला होगा, वो हैवी वाले ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करने लग जाएगा। मतलब ये 2 kg वाला ऑब्जेक्ट इस 5 kg वाले की तरफ चला जाएगा। ये पॉइंट आपको दिमाग में रखेंगे। क्लियर और नॉट, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज का डिस्कशन कर लेते हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्सेस, काफी अच्छी प्रॉपर्टीज है याद रखने वाली। फर्स्ट पॉइंट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, यानी कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं ये हमेशा एक दूसरे के लिए अट्रैक्टिव इन नेचर होते हैं, यानी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ऑलवेज, हमेशा, ठीक है। इन दोनों के बीच में कभी कोई रिपल्शन फोर्स नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट इज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, मतलब आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपका मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। मीडियम पे कैसे, जैसे मान लेता हूं कि आपके पास m1 और m2 ये मास के दो ऑब्जेक्ट जिनके बीच का डिस्टेंस मैंने बोल दिया है r, ये आपका एक सिस्टम बन गया है, ठीक है। अब आपने इस पे फोर्स कैलकुलेट किया तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
Gm1m2 अपॉन r हो गया। ये G फिक्स कांस्टेंट वैल्यू है, ये कभी चेंज होती नहीं क्योंकि हमने इसको पहले ही बोल दिया यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो इस टाइम पे जो निकलने वाला फोर्स है, मान लो यहां पर इस सिस्टम को रखा गया है एयर के अंदर, तो इस टाइम पे जो फोर्स निकला है, मान लेता हूं 10 न्यूटन का फोर्स निकला है एग्जाम्पल के लिए, तो ये 10 न्यूटन का फोर्स आप इस सिस्टम को वाटर में रखिए या वैक्यूम में रखिए या कहीं पर भी अदर मीडियम के अंदर रखिए, आपका ये जो फोर्स है वो चेंज नहीं होता है। हम बोल सकते हैं इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। क्लियर? सो नेक्स्ट वन इज इक्वल एंड अपोजिट, यानी कि आपके दो ऑब्जेक्ट पे लगने वाले जो फोर्सेस होते हैं वो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। F12 इज इक्वल्स टू F21, और इक्वल तो हो गए और अपोजिट लेना है तो एक किसी भी फोर्स को नेगेटिव साइन कर दीजिए। क्लियर? जो कि हमने पहले ही पढ़ा हुआ एक्शन रिएक्शन क्लास 9th का पॉइंट है ये, एक्शन रिएक्शन पेयर, यानी हेंस इट ओबेज द न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्लियर और नॉट? तो ये आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट इज इट इज अ सेंट्रल फोर्स, ऑलरेडी वी हैव स्टडीड। क्या है? बोले दो ऑब्जेक्ट, अगर इन दोनों के बीच में जो लाइन ज्वाइन की जाएगी तो अगर कोई फोर्सेस इन दोनों ज्वाइनिंग लाइन के ऊपर लगता है उसे अपन बोलते हैं सेंट्रल फोर्सेस। ठीक, यहां मैंने लिखा हुआ है बिकॉज इट अलोंग्स द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू मासेस। क्लियर? फिफ्थ पॉइंट, इट इज अ वीक फोर्स, ये बहुत वीक फोर्स होता है। चलिए फोर्सेस की मैंने स्टार्टिंग में ही आपको समझा दिया था। वी हैव अ 4 फंडामेंटल फोर्सेस, उनमें से सबसे वीक फोर्स होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बाद आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, फिर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड देन आता है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अगर मैं स्ट्रेंथ वाइज इसे कंपेयर करना चाहूं तो अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स को 1 यूनिट दे दूं तो वीक न्यूक्लियर फोर्स इसके कंपैरेटिवली 10 to the power 25 हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इसके कंपैरेटिवली 10 to the power 36 हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इसके कंपैरेटिवली 10 to the power 38 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। ये उसकी स्ट्रेंथ का रेशियो हो जाएगा। क्लियर? और एक छोटा सा पॉइंट मैंने और लिखा है आपके लिए, इट इज जस्ट अबाउट ऐसे ही नॉलेज। रेंज, ग्रेविटेशनल की रेंज इन्फिनाइट तक होती है, यानी यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है और इन्फिनाइट पे कोई डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट है तो वहां तक इसकी रेंज होती है। जबकि वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये दोनों आपके शॉर्ट रेंज होते हैं। ये केवल न्यूक्लियर जो होता है ना, न्यूक्लियस जो एटम आपने पढ़ा होगा, तो उस एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है वहीं पर आपका ये फोर्सेस काम करते हैं। क्लियर? जबकि आपका ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये दोनों ही फोर्स आपकी रेंज जो है इनकी इन्फिनाइट होती है, यानी इन्फिनाइट रेंज तक वर्क करते हैं। ठीक है, ये 5वीं पॉइंट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 6 काफी अच्छा है, इट स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर द पॉइंट मासेस, यानी कि आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये पॉइंट मासेस के लिए ही वैलिड है। ठीक है ना, बड़े ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग इसको नहीं लगाते। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर बड़े ऑब्जेक्ट के लिए, सर अगर हम लोग एक अर्थ को सन से कंपेयर करें, और हम लोग ये पढ़ते हैं कैप्लर्स लॉ वगैरह में हम पढ़ेंगे इस चीज को कि अर्थ के कंपेरेटिवली जो आपका सन होता है वो 1.3 मिलियन टाइम्स ग्रेटर होता है। ठीक है ना, इतना टाइम। ठीक, लेकिन इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, बट ये तो पॉइंट मासेस नहीं है, इसका तो बहुत ज्यादा मास है और इसका भी बहुत ज्यादा मास है। तो फिर आपने ऐसा क्यों लिखा कि दिस इज वैलिड फॉर द पॉइंट मासेस ओनली? तो एक पॉइंट याद रखना, पॉइंट मास का मतलब क्या है कि या तो उनका जो मास है वो बहुत कम रहे, या फिर वो कितने भी बड़े ऑब्जेक्ट क्यों ना हो उनके बीच का डिस्टेंस बहुत बहुत और बहुत ही ज्यादा रहे, इतना ज्यादा रहे कि आपको पता है कि F इज इक्वल्स टू Gm1m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। अब आप सोचिए अगर इनकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा रही तो एक तो यहां r का स्क्वायर है, प्लस इस g की वैल्यू में 10 to the power -11 आता है बेटा, समझ में आया? -11, यानी कि इनडायरेक्टली मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस फोर्स को ये r की वैल्यू इंक्रीज होने पर ये फोर्स वैसे भी डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आया ना, बहुत कम हो जाएगा। तो यानी कि मैं ऐसा बोलूं कि अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा अगर ये डिस्टेंस है, तो चाहे इनका मास कितना भी हो ये कंसिडर हो जाएंगे एज अ पॉइंट मासेस। एक अच्छा एग्जांपल अगर आप लेना चाहें तो यहां से आप सन को सन नहीं, किसी भी स्टार को देखिए आप, तो वो स्टार सन के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, लेकिन आपको क्या दिखाई देते हैं? जस्ट अ पॉइंट मास, एक छोटा सा डॉट ऐसे टिमटिमाते हुए दिखाई देता है, क्योंकि इनके बीच का, आपके और इनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। क्लियर? उसके बाद यहां पर लिखा गया है ऑन एक्सटेंडेड बॉडीज
इट कैन नॉट बी डायरेक्टली अप्लाइड। मतलब अगर आपके पास एक छोटा सा कोई पॉइंट चार्ज है, सॉरी मास है, और एक बॉडी इस तरीके से कोई एक्सटेंडेड बॉडी अजीबोगरीब तरीके से दे रखी है, या कैसी भी बड़ी सी बॉडी आपको दे दिया जाए, तो इन दोनों के बीच में जो आप फोर्स लगाते हैं, जब आप फोर्स कैलकुलेट करते हैं, तो Gm1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इस फॉर्मूले से डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। इफ यू हैव एन एक्सटेंडेड बॉडीज, इस टाइप की अगर बॉडीज होती हैं, तो इस डायरेक्शन में आप इस पर डायरेक्टली अप्लाइड नहीं कर सकते जो फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा है। सो हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस वन? बोले अगर इस एक्सटेंडेड बॉडी अगर आपके पास रहती है, देन सबसे पहले आप इस पूरी बॉडी का एक मास कंसिडर कर दीजिए, दैट इज अ वेरी स्मॉल एलिमेंट मास, दैट इज dm, ठीक। और एक मास आपका m2 जो पॉइंट मास दे रखा था वो यहां पे था, तो एक इस पूरी बॉडी का एक पॉइंट मास ले लीजिए, दैट इज dm, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम ले देते हैं, दैट इज r, ठीक। इन दोनों पे लगने वाला जो फोर्स हो जाएगा उससे मैंने बोल दिया वेरी स्मॉल फोर्स, दैट इज df. So I can write down it here, df is equals to g m2 into dm divided by r square. ये आपका फोर्स हो जाएगा विथ मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक। अब इसके बाद आगे और कैलकुलेशन कैसे करनी है वो हम लोग अभी देख लेंगे। देन अगर मैं बात करूं वेक्टर की फॉर्म में, तो df इज इक्वल्स टू हो जाएगा r कैप, यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, gm2 ये पूरी एज इट इज क्वांटिटी लिख दीजिए, ये आपका वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा। नेगेटिव साइन क्यों आया है? डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से। कौन किस पे फोर्स लगा रहा है? अगर ये इस पे फोर्स लगा रहा है तो ये ऑब्जेक्ट इस तरफ आना चाहेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है इसके, तो हम लोग इसलिए ऐसा बोल सकते हैं कि नेगेटिव साइन आता है। तो आप ऊपर भी जहां पर मैं आपको वेक्टर फॉर्म में समझा चुका हूं, तो यू कैन डायरेक्टली अप्लाई नेगेटिव साइन एट देयर। क्लियर और नॉट? और इसे आप क्या लिख सकते हैं? फुल वेक्टर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आर कैप को क्या लिखेंगे, आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर। अब वो आर इस आर से मल्टीप्लाई होके आर क्यूब हो जाएगा, और ये फुल वेक्टर था ही, सिंपल। और अगर आपको नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, तो नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेशन कर दीजिए इसका। तो जैसे आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला, जिससे आपका नेट फोर्स कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर और नॉट? तो इस टाइप से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बट रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस इज वैलिड ओनली फॉर द पॉइंट मासेस। नेक्स्ट, तो इसके लिए एक शॉर्ट नोट मैंने यहां लिखा हुआ है, whenever we want to apply this law for extended bodies we have to take small element, एक छोटा सा एलिमेंट आपको लेना पड़ेगा in that body and integrate the expression। आपको क्या करना पड़ेगा? उस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज दैट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, देखिए क्या है ये पॉइंट। इसके अकॉर्डिंग द नेट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन acting on the body due to the number of point particle is the vector sum of the individual forces exerted by the particles। मतलब अगर मैं एक ऑब्जेक्ट लेता हूं, यहां पर कहीं पे भी आप ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लीजिए, आसपास की जितने भी ऑब्जेक्ट आपके पास रखे गए हैं, आप भी जहां खड़े होते हैं आपके आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि मान लीजिए आप यहां पर खड़े हैं और आपके पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स यहां कहीं पर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सभी ऑब्जेक्ट की वजह से आपके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होता है इस तरीके से, ठीक, सभी ऑब्जेक्ट की वजह से। तो जितने भी फोर्सेस आप लगाओगे, वैसे भी हमने पढ़ा है कि ये फोर्सेस जो हैं वो अट्रैक्टिव इन नेचर होते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट इन सभी को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देगा। क्लियर और नॉट? तो ये जो नेट फोर्स निकालोगे आप उसका, वो नेट फोर्स क्या हो जाएगा आपका? वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द पार्टिकल्स। यानी इन दोनों के बीच का इंडिविजुअल फोर्सेस क्या है, ठीक है, इसका इंडिविजुअल फोर्सेस क्या है, इस पे इसका इंडिविजुअल फोर्सेस क्या है, तो इन सभी का वेक्टर सम आ जाएगा। मतलब अगर मुझे इस पे नेट फोर्स निकालना है, माना कि इन दोनों के बीच का फोर्स F1, इस पे F2, F3, F4, F5 और Fn हो जाएगा, तो आपका नेट फोर्स निकलेगा, दैट इज F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 डैश डैश Fn। ठीक, इसको एक और अच्छे एग्जांपल से समझते हैं। यहां पे मैंने कहा, जैसे मान लेते हैं M1, M2, M3, M4 मासेस के 4 ऑब्जेक्ट इस तरीके से अरेंजमेंट किए हुए हैं। ठीक, अब देखो क्या लिखा हुआ है यहां पे, ध्यान से पढ़ो। F12 यानी फर्स्ट पर फोर्स लग रहा है, किसकी वजह से? सेकंड की वजह से। ठीक, फर्स्ट पे लग रहा है सेकंड की वजह से, फर्स्ट पे लग रहा है 4 की वजह से, फर्स्ट पे लग रहा है थर्ड की वजह से। ठीक, ये उनके बीच का डिस्प्लेसमेंट वगैरह मैंने लिखा हुआ है।
अगर आप F1 कैलकुलेट करेंगे, सो F1 के ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा, केवल इसके ऊपर बात करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका F12 प्लस F13 प्लस F14। तो F1 इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड वाइज कितना हो जाएगा, G m1 m2 अपॉन सिंपल R स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। बाकी शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई थी, 1 2 लिखा है तो इसका रिवर्स कर दीजिए, 1 3 है तो ये 3 1 हो जाएगा, 1 4 है तो ये 4 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप नेट फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इट वॉज ऑल अबाउट दिस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओके, आफ्टर दैट विल स्टडी अबाउट द न्यूमेरिकल सेक्शन। तो इसका जो पार्ट 2 आएगा वीडियो का, उसके अंदर आपके न्यूमेरिकल्स होंगे, और वो थोड़ा सा लंबा हो सकता है पार्ट, क्योंकि उसके अंदर वो सारे न्यूमेरिकल्स होंगे जो इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उन न्यूमेरिकल्स के बाद में आप अलग अलग डिफरेंट प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। ओके, देन गुड लक स्टूडेंट।